तो मैं तो पार्टी बनाने वाला था, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, पीपल्स पार्टी में थी। अपनी पुरानी टेपें निकाल के सुन लें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में आपने क्या कहा हुआ है। देखिए ये तो मुझे मालूम नहीं है, वो जो कह रही है मैं उस पर बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मुल्क के मसाइल इससे बहुत बड़े हैं इस वक्त। और अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। बोझ जो गिर रहा है इस वजह से वो कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, हालांकि हर फैसला उनसे जाके पूछा जाता है। मरियम जो है वो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं, हम अलाइज हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर इस मुल्क को इस दलदल से निकालना है, मसाइल से निकालना है, मैं समझता हूँ कि जो इनको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अलाइज की जगह पीडीएम की ओनरशिप ले लेना, तो ये सारे मसले इस मुल्क के जो है वो हल हो जाएंगे। सही। अच्छा सर, ओनरशिप लेने को तैयार ही नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस किस्म की सियासत कर रहे हैं जी। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, मैं तो ये कहता हूँ। एजाज साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, साथ ही मौजूद रहिएगा। हक साहब, सर आपसे बात का आगाज करती हूँ। आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस खुल गया है सर, और 1.8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आयद किया गया है, और क्या पेश होंगे सर मंगल को? देखें, हमारा तो एक ही असासा था कि पाकिस्तान में कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता था कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने अपने जमाने में, या किसी ने, मैं 2 दफा वजीर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पहले लगने वाले और मेरे बाद लगने वाले सारे वजीर जेल गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर। ये भी अब मौजूदा हुकूमत का, पीडीएम की हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि इस किस्म के केसेस बना रहे हैं, लेकिन हुकूमत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप जाएंगे? बिल्कुल ये जो लोगों को अंदर करवा दें, उन पे झूठे केसेस बनवा दें, नोटिस रिसीव होने से पहले सारे टेलीविजन पे जो है वो पट्टी चलनी शुरू हो जाए, पट्टी क्या बल्कि ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो जाए कि जनाब ये 1.8 अरब, मैं तो कहा मुझे 1.8 अरब रुपए दे दो, मैं सियासत ही छोड़ देता हूँ, आपकी भी जान छूट जाएगी। सर आप जाएंगे, पेश होंगे? रिटायर होकर रह लेता हूँ। तो ये देखे ना कितनी, अब एक तरफ ये कहते हैं जी हम तो हुकूमत में नहीं है जी जी, दूसरी तरफ ये केसेस बनवा रहे हैं लोगों पे, जरा सी कोई बात करता है इनके खिलाफ ये कहते हैं जी एफआईए किसके? एजाज साहब आज आप शो में ना सर थोड़े से लेट हो गए, मुझे बस शो को क्लोज करना है, मुझे आगे भी मेहमानों के पास जाना है। सिर्फ हाँ या ना में बता दें, पेश होंगे नहीं होंगे सर? नहीं, मेरी मर्जी है, मैं पेश होऊंगा, मैं बेल शेल कोई नहीं ले रहा। तो मैंने किसी कुछ चोरी की हो तो मैं गिल्टी हूँ ना, मेरे पे आप एक नहीं, आप 1000 केस बना दें। सही। मैं तो अपने सारे दोस्तों को कह दिया मेरी कोई बेल शेल नहीं कराना, अगर इन्होंने पकड़ना है तो मैं हर 1 घंटे बाद अपनी लोकेशन डालता हूँ अपने ट्विटर पे कि अब मैं इधर हूँ, अब मैं इधर हूँ, अब मैं इधर हूँ, आगे पकड़ लो भाई। ठीक। उज़्मा साहिबा क्या करेंगे आप लोग? नहीं देखिए, अगर तो एजाजुल हक साहब जैसे वो इतने कन्विंस्ड हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, तो जाहिर है इनको कुछ नहीं होगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या अब महसूस हुआ एजाजुल हक साहब को कि इनके नाम से एक खबर चली, जिस खबर इतना ढिंढोरा जो है वो पीटीआई ने, और वजीर आजम पाकिस्तान के बारे में एक बिल्कुल झूठ और एक फजूल किस्म की बात जो है वो इनके नाम से मंसूब हुई, और बाद में उन्होंने लातल्लकी का इज़हार कर दिया, लेकिन तब तक डैमेज हैज बीन डन। और तब ख्याल आया, एजाजुल हक साहब को अब फील हो रहा है कि जब इस तरह से खबरें चलती हैं बकौल इनके जो गलत होती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। और एक वजीर आजम पाकिस्तान के बारे में आपने जो है इतनी तज़हीक अमेज़ अंदाज में तो उज़्मा बुखारी साहबा ये डेलिबरेटली फील करवाया गया है क्या? जवाब इसका जरूर ले लेना प्लीज, जवाब जरूर ले लेना। मैं तो कह रही हूँ कि अब ये फाते अमल हो रहा है शायद, या अब एजाज साहब को जो है वो अगर एहसास हो रहा है कि ये गलत होता है। मैंने बात शुरू से की कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा तो जाहिर है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और नहीं होगा, लेकिन अगर बेहतर होता। मैंने ये कहा था कि अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कुरान पे हाथ रख के हलफ दे के कि मैं नहीं था डिग्गी में, तो मैंने कहा मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। चलो, अब इसलिए कि मेरा वो ट्वीट चला था तो आप इसको अब मेरे खिलाफ केसेस बनाएं, मुझे अंदर करवाएं, फिर आप तालियां बजाएं, फिर आप कहें हमारा तो हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, हम तो सिर्फ जो है वो तंजीम साजी कर रहे हैं। आप जो 2 दफा वफाकी वजीर रहे हैं ना,
वो नून लीग के उसके ऊपर ही वफाकी वजीर रहे हैं, और इस तरह से खबरों के ऊपर केस नहीं बनते, कोई डॉक्यूमेंट होता है तो केस बनते हैं ना। ये और नून लीग बनाने मैं था, आप तो पीपल्स पार्टी में थी उस वक्त, देना पड़ेगा ना इस मुल्क जब में। ये नून लीग बन रही थी, आप पीपल्स पार्टी में थी, अपनी पुरानी टेपें निकाल के सुन लें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में आपने क्या कहा हुआ है। तो मैं तो पार्टी बनाने वाला था, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। आप पीटीआई का माउथ पीस ना बने, या उनको जाके ज्वाइन कर लें। अब मेरा मुंह ना खुलवाएं। मैं क्यों ज्वाइन करूं, मेरी अपनी पार्टी है, मैं क्यों किसी को ज्वाइन करूं। सही, ठीक, एजाज साहब एक और सही है, ठीक, एजाज साहब पेश होंगे और उस्मा साहिबा कह रही हैं अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर वो कन्विंस्ड है तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, मामला बिल्कुल ठीक है। अब आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज आ गए। एक और सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मैं शो क्लोज करने से पहले उस पर कमेंट लेना चाह रही हूँ, मुझे इजाजत दीजिएगा। कादिर साहब, ये सदर मुमलिकत ने सर पीर के दिन सूबाई इंतखाबात के मुशावरती इजलास के लिए बुलाया है सर, तो मुशावरत के बाद वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अगर सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं तो आप आर यू रेडी सर? मुझसे सवाल है किरण साहब। जी 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 सर। जी देखिए, सदर मुमलिकत के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो पीटीआई का सेक्टर इंचार्ज है इस्लामाबाद का, और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वहाँ कोई अदालत भी डायरेक्शन नहीं दे सकती है। सदर मुमलिकत तो दूर की बात है, और सदर मुमलिकत सुबह नाश्ता करता है, वॉक करता है, उसके बाद जाके सोचता है अब क्या करूं। और अब तो सारी चीज़ें भी हो गई है, वो कभी ख़त लिखता है, कभी गवर्नर हाउस कराची में अपने बेटे का अमेरिकन कंपनी से मुआहदा करता है, कभी अपनी बीवी के ज़रिए मुझ समेत तमाम एमएनए को लेटर लिख रहे हैं कि पिंक रिबन पता नहीं क्या भला वो करे, और फिर ये सारी चीज़ें तो नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, उस्मा बुखारी साहिबा और फैसल वाडा साहब आमने सामने थे और बात कर रहे थे। इसाक डार साहब जब पाकिस्तान वापस आए थे तो वो एक कन्विक्टेड थे, उसके बावजूद उनको लाकर पहले सेनेटर बनाया गया, सेनेटर बनाने के बाद उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना लिया गया। तो ये कौन से कानून के तहत हुआ? फैसल वाडा साहब ने जब उनका माजी याद दिलाया और कहा कि जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी तो उस वक्त आप नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, बल्कि पूरी की पूरी PMLN को चोर कहती थी, और जब आज आप PMLN के अंदर हैं तो आज आप कहती हैं इमरान खान चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ नहीं, माजरत के साथ आसिफ जरदारी चोर है, और पीपल्स पार्टी के मुतालिक कह रही हैं चोर है। तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट को दुरुस्त माना जाए? क्या आप वो जब वो स्टेटमेंट देती थी उसको ठीक माना जाए, या जो आज आप स्टेटमेंट दे रही हैं उसको ठीक समझा जाए? उसके अलावा नाज़रीन कराम, जनरल बाजवा के मुतालिक उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए फैसल वाडा ने कहा कि जब उनको तोसी की जा रही थी उनकी मुलाजमत के अंदर तो उस वक्त सब पेश थे, हत्ता कि यहाँ तक कहा गया कि आपने ब्लैंक चेक दे दिया। जब आप हर सूरत में उनके साथ खड़े थे तो फिर बाद में आकर ऐसी तनकीद क्यों? आप तमाम मिलकर जो एस्टेब्लिशमेंट पर किस वजह से तनकीद करते हैं? अपना सिर्फ बयानिया बनाने के लिए। यहाँ तक कह दिया कि जो बूट की पॉलिश थी वो बूट की पॉलिश आपने अपने मुंह पर मल ली है, जिस पर उस्मा बुखारी साहिबा को काफ़ी बुरा फील हुआ। हालांकि फैसल वाडा साहब ने बड़े धीमे लहजे में अच्छी खासी उनकी छितरोल कर दी और वो तकती रहेगी उस्मा बुखारी साहिबा, और उनको काफ़ी बुरा भी महसूस हुआ उस पर। उन्होंने फिर जवाब दिया कि इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी कितने अरसे तक रही है। जमहूरियत का वही जमहूरियत का राग अलापते रहते हैं हर वक्त कि जमहूरियत को टाइम नहीं दिया गया। 35 साल हो गए हुकूमत करते हुए, उसके बावजूद अब नवाज शरीफ भी वापस आने वाले हैं और नवाज शरीफ की इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हैं। हालांकि वो शख्स सिर्फ 4 हफ्तों के लिए अदालत से इस जमानत पर गया था कि उन्होंने अपना मेडिकली चेकअप करवाना है और चेकअप करवाने के बाद अपनी अदवायात वगैरह लेकर पाकिस्तान वापस आ जाना है, और वो आना और आज का दिन पहुंचा है, तकरीबन 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, उसके बावजूद वो मुल्क वापस नहीं आएगा। हालांकि आपने देखा ये कुछ अरसा कबल उनकी हुकूमत थी मुल्क के अंदर, 16 माह उनकी हुकूमत रही, उसमें भी नहीं आ सके। अब भी जब ये सिचुएशन बनी हुई है लाहौर के अंदर, आपने देखा कि किस तरह शहबाज शरीफ की गाड़ी को घेरा गया, ग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन मुंह की खानी पड़ती है। फिर एक शादरा के अंदर इन्होंने एक जलसा किया जिसको इन्होंने जलसे का नाम देने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जिस पर हालांकि इन्होंने इतना कुछ लगाया इख्तियारात की मद में और दूसरा तीसरा, उसके बावजूद उन्होंने भी इसको जलसी करार दिया। और एक MNA भी इस हद तक कितने लोग इकट्ठे कर सकता है जो एक चीफ ऑर्गेनाइजर के जलसे में इतनी आवाम आई।
तो क्या ये नवाज शरीफ के लिए इतनी आवाम लेकर निकल पड़ेंगे? तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रही है। तो 5-10 लाख के दावे कर रहे हैं, मुझे उसका 10% भी बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।